दोस्तों आज के इस वीडियो से आपका फिजिक्स का टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब बोलेंगे आप कैसे? तो आज के इस वीडियो पे मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आप देख पा रहे हैं 2022 का यहाँ पर 346 जी कोड का है। ये पेपर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बता दूं। देखिए, आप जब आप फिजिक्स का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही पेपर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन भले इधर उधर हो सकते हैं लेकिन पैटर्न तो लगभग सेम ही रहेगा। अब इसमें आपको पता चलेगा कि आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, इसको तो मैंने नहीं बनाया है, ठीक ना। ये तो ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है, तो इससे पता चलेगा आपको कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कितने नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं, जो शॉर्ट के क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं वो कितने नंबर के किस प्रकार से उठाए जाते हैं, कहाँ से, ठीक ना। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। आपको मतलब समझ लीजिए कि फेल होने से बिल्कुल बचा सकता है अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए कैसे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स में जो है ना आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अब इसमें आप घबरा मत जाइएगा जब पेपर देने जाएं कि भैया न्यूमेरिकल आ गए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। एक दिन का टाइम है लेकिन फिर भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक, चाहे डेरिवेशन का हो चाहे न्यूमेरिकल का हो, इसलिए थोड़ा सा आप प्रयास करिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको करते हैं खंड आ के जो ऑब्जेक्टिव है। टोटल यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर तक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, देखिए कैसे क्वेश्चन को उठाया गया है ना। आप क्वेश्चन का लेवल ही देख सकते हैं किस प्रकार से। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा, जो कि यहाँ पर धारा का वैल्यू दिया गया I = I0 sin ωt - π/2, ये धारा का जो होता है ना समीकरण, तो वो आपका दिया गया। अब कह रहा परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव, जो कि इसका यहाँ पर समीकरण दिया गया E = E0 sin ωt लगाया जाता है तो परिपथ में वह शक्ति यानी कि जो P का मान होगा वह कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर दीजिएगा 0। तो इसको चलिए कॉपी पर लिखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना। तो यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा इसका खंड आ का जो है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का इसका हमारा चौथा विकल्प सही है, जो कि 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, तो इसमें भैया क्या होता है, ये विद्युत रोधी होता है। तो इसका आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ख नंबर का आपका चौथा विकल्प विद्युत रोधी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है 12.27/√B एंगस्ट्रॉम, इसको सही कर दीजिएगा पहला नंबर, ठीक है। अगला देखिए घ नंबर है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो ये होते हैं कूलाम बल के कारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कूलाम बल हो जाएगा, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, तो दूसरा नंबर डाल के आप इसको लिख दीजिएगा इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर में कह रहा है एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, किससे, पानी मतलब वायु से हवा से पानी में जल में, ठीक है ना, प्रवेश करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्या नहीं चेंज होगा, क्या नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आवृत्ति सही है, ऑप्शन 4 इसमें कर दीजिएगा। तो इसमें देखिए अब आपको यहाँ पर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहाँ पर 4 नंबर। 4 में आपका राइट आंसर है चौथा विकल्प आवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव खत्म है, खंड बा की क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड बा में देखिए आपके सामने क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल फिजिक्स में परेशान करते हैं और हर एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि भैया फिजिक्स में ही दिक्कत आती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ साथ इसी प्रकार से पेपर का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये 22 का था, इसी प्रकार से मैं आपको एक पेपर हमारे पास 23 का भी है, ऐसे काफी सारे सेट, तो इनको भी हम लोग अभी जो है इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कॉपी पर। तो चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। बाकी मैं यहाँ पर सोल्यूशन के साथ आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण जो कि यहाँ पर दिया गया 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो चलिए बल निकालना देखिएगा यहाँ पर।
इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे खंड बा, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम लोग का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है ना, ये न्यूटन प्रति कूलम में। तो ये हमने लिख दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान आपके पास दिया गया है। अब कह रहा है कि आप अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है ये होता है +2e इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, +2e है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका अल्फा कण पर आवेश होता है, ठीक है ना, हमें पहले से पता है। तो इसमें आपको पता है कि 2 गुणे और e का मान कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो इसका गुणा करा दिए। जब गुणा करा दिए तो अब आपको अल्फा कण पर लगने वाला बल का जो मान ज्ञात करना, तो लिख देंगे बल अल्फा कण पर लगने वाला बल F = Q × E, ये सूत्र है, ठीक है ना, Q × E। तो यहाँ पर Q का मान कितना दिया गया है, तो ये Q का मान आपके पास ये रहा, ठीक है ना, और E का मान आपके पास यहाँ पर ये रहा। दोनों का गुणा करा देंगे इन दोनों का। तो यहाँ पर F = ये Q का मान आप रख दिए, और यहाँ पर इंटू में E का मान 15 × 10⁻4। तो बस यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 15 × 2 यानी कि 30 बनेगा, और 1.6, और यहाँ पर आपका इसी में गुणे में है 10⁻19 है, और ये प्लस का 4 है 10 का, तो इनसे घटेगा तो यहाँ पर 10⁻15 बच जाएगा माइनस का। जब यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ पर 16 या 48 मतलब 4.8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 पावर हो जाएगा माइनस का 14। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से आएगा, ये आपका बल है ना, बल हम निकाले तो इसका मात्रक न्यूटन यानी n लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर साइड में न्यूटन भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, न्यूटन। इतना करने पर आपको मिलेगा 1 नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन आना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत फ्लक्स से क्या आशय है, इसका मात्रक बताइए, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स। चलिए जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम लोग खा जानते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये होता है क्या, विद्युत फ्लक्स होता है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, इसका अगर आपको सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये आपके सामने φE = यहाँ पर आपका ये समाकलन है, और S का मतलब सरफेस यानी पृष्ठ, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ठीक है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आपका क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल सदिश। तो इनका आपका ये फार्मूला होता है इस प्रकार से, और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इतना करने पर आपको इसका ये नंबर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ करिए। 1 नंबर का ये ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए डालना है प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 का ग नंबर, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है देखिए, तो ओमीय प्रतिरोध के लिए यहाँ पर ऐसे प्रतिरोध बोल सकते हैं, ऐसे प्रतिरोध मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हो, ऐसे चालक हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय कहलाएगा, और जो नहीं करेगा वो अनओमीय होगा। तो देखिए ओमीय प्रतिरोध के आपका यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ जो गया है ये वोल्टेज है, मतलब यहाँ पर विभवांतर है, और ये आपका धारा की दिशा है, ठीक है ना, I, और यहाँ से इन दोनों का परिणामी ये धातु चालक तार है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है ऐसे, ठीक है। ये आपका ओमीय प्रतिरोध के होता है ग्राफ। अब अनओमीय के लिए भी खींचना है, तो अनओमीय में आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे बना देंगे। बस इतना करना है, आपका यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। तो अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V और धारा I के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, धारा इसमें ऊपर की तरफ होगी और वोल्टेज नीचे की तरफ, और ये आपका इस प्रकार से प्रकाश दिखाया गया यहाँ पर, जिसको बोलेंगे टार्च का बल्ब, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इतना तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे ब्रॉगली तरंग को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पद में आपको व्यक्त करना है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 1 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें खंडवा में पूछे जाएंगे। इसको भी करते हैं यहाँ पर, ये कह सकते थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का, ठीक है। चलिएगा कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप पहले इसमें डालेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ। अब यहाँ पर दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को यानी लैम्डा को आप लोग यहाँ पर किसमें, गतिज ऊर्जा यानी कि के ए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको आपको चेंज करना है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर बेसिक तरीके से समझिएगा। हम लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि दी ब्रॉगली तरंग जो कि यहाँ पर लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, ये आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा = h/p, जहाँ h क्या है भैया, प्लांक नियतांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, और p आपका क्या है यहाँ पर, ये संवेग है, ठीक है। तो ये h/p होता है, ये लैम्डा बराबर फार्मूला है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सूत्र है, आप ऐसा मत सोचिए कहाँ से आ गया ये, ठीक है, ये सूत्र है। अब इसके बाद
यहां पर लिखेंगे यदि एक m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपका यहां पर सूत्र बन जाता है गतिज ऊर्जा का, क्या होता है k इक्वल टू होता है आपका 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है। m का है आपका द्रव्यमान है किसी भी कण का और v आपका क्या है वेग है। तो अब आपको k जो है इसको लैम्डा और k में संबंध बताना है, मतलब कि द्विब्रॉगली तरंग दर और गतिज ऊर्जा का आपको रिलेशन बताना कैसे आएगा। तो देखिएगा अब इसमें दोनों में हम कैसे इसको रिलेट करेंगे। दोनों फार्मूले आपको पता चल गए, पहला वाला ये और दूसरा ये। अब इसमें आप क्या करेंगे v इक्वल टू कर देंगे √2 k/√m। देखिए v का मान यहां से निकालेंगे आप इसी फार्मूले से, तो ये आप क्या करेंगे 2 इसके गुणे में जाएगा है ना, और m आपका बटे में आ जाएगा और इसमें स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर जब हटाएंगे v करेंगे ओनली तो इन दोनों में अंडर लग जाएगा जो इधर की वैल्यू, तो इसलिए v इक्वल टू यहां पर ये बन गया, ठीक है, इसी फार्मूले से। अब जब v का मान निकाल लिए हम लोग तो हमें पता है संवेग की परिभाषा से p बराबर होता है हमारा m × v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर p इक्वल टू करेंगे m गुणे √2 k/m, क्योंकि ये v का मान है, m तो आपका पहले से है, v का मान आपके पास ये दिया गया, v हमने निकाला है जस्ट, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो इस v की वैल्यू को पूरा उठा के आपको यहाँ पर रख देना इस v की जगह पर, क्योंकि p इक्वल टू m × v है, तो यहाँ पर m हो गया और v की जगह पर ये मान रख दिए, ठीक है। ये रखे जब तो यहाँ पर m को आपको पता है इसमें 2 √m छिपे हैं, तो एक √m से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p इक्वल टू यहाँ पर √2 के m बच जाएगा, ठीक है ना, ये आया। अब आपको पता है p का मान ये आ चुका है, तो यहाँ पर आप लैम्डा बराबर h/p है, तो p की जगह पर आप क्या करेंगे इस जो वैल्यू आपने निकाला यहाँ पर इसको रख देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू h/p है, तो h बटे p का मान ये हो गया जो कि ये आपके सामने है, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू बन गया h/√2 के m, और k आपका ये रहा और लैम्डा ये रहा, दोनों के बीच का संबंध हम यहाँ पर एक ही फार्मूले में स्पष्ट कर दिए, तो एक साथ जुड़ गए, मतलब ये संबंध हो गया, ठीक है। और यही तक आपको करना है, इतना ही आपको कर लेना था, ठीक है ना। तो ऐसे करके आना, अब ये मत सोचिएगा कि एक नंबर के क्वेश्चन है तो हम इनको थोड़ा सा निपटा देंगे जल्दी में, ऐसा नहीं है। देखिए फिजिक्स है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इतना ईजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हर एक प्रकार से आपका मैं यहाँ पर सारे टॉपिक का निपटारा करूंगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है अंगा नंबर, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना आपको, इसमें कहा कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपके पास एक AB लेंस है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पर कह रहा है कि इसको अगर हम बीच से काट देते हैं तो जो नए नए लेंस बनेंगे, 2 लेंस बनेंगे, इनकी फोकस दूरी याद करिए, जबकि इनकी त्रिज्याएं आपके पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हैं और इनका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर डालेंगे आप लोग अंगा नंबर, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा। अब इसमें कहा गया है कि जब 2 लेंस आप काट के 2 बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी 2 त्रिज्याएं भी बनेंगी, इसकी एक की आपकी पॉजिटिव बनेगी, एक की नेगेटिव, मतलब अगर इधर का पार्ट आप यहाँ से काटते हैं तो एक आपका अवतल लेंस एक उत्तल लेंस 2 बनेंगे, है ना, बीच से जब काटेंगे तो एक अवतल बनेगा एक उत्तल बनेगा, तो इसलिए 2 त्रिज्याएं भी होंगी यहाँ पर R1 और R2। तो यहाँ पर आप एक को प्लस लेंगे अवतल के लिए, है ना, और एक को माइनस लेंगे, तो R1 R2 यहाँ पर 2 ले लेंगे। लेंस का अपवर्तनांक आपके पास यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 1.5 दिया गया, देख सकते हैं ना, 1.5, तो यहां पर 1.5 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब लेंस को AB के अनुदिश काटा जाता है तो जब हम लोग यहां से बीच से इसको काट देंगे, देखिए तो फिर क्या होता है, निम्न 2 लेंस प्राप्त होंगे, इस प्रकार के 2 लेंस बनेंगे, मतलब आप और अच्छा बनाएंगे। लेकिन जैसे बीच से हम लोग इसको चीर दें कहें तो एक भाषा में, तो एक आपका इधर का पार्ट निकल जाएगा, एक इधर का पार्ट, तो वही 2 पार्ट यहां पर निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना। बस अब यहां पर समझिएगा, इसमें जो आपका इधर का पार्ट है ये होगा आपका अवतल लेंस, ठीक है ना, सॉरी उत्तल लेंस, ये उत्तल है और ये अवतल है। इसमें आपका जो R1 होगा, यहाँ पर 2 तरफ की त्रिज्याएं होंगी, एक इधर की एक इधर की, है ना, तो यहाँ पर इधर वाली जो रेडियस होगी इस वाले लेंस में ये प्लस का 20 होगी और इधर की आपकी रेडियस R2, ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए तो यहाँ पर R1 का मान प्लस का इनफाइनाइट और इधर का मान R2 का मान माइनस का इनफाइनाइट आप लेंगे, इतना आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद पहले लेंस की हम लोग निकालते हैं फोकस दूरी, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है जो कि आपका होता है 1/f = n-1। अब जब 2 त्रिज्या होती, इस फार्मूले को हमने पढ़ा था, लेंस मेकर सूत्र हमने पढ़ा था।
तो 1/R1 माइनस 1/R2 ये सूत्र है। इसी सूत्र का यूज करके आप यहाँ पर R1 R2 अगर पहले लेंस के निकालेंगे हम लोग तो इसमें R1 लेंगे F1 लेंगे और इसमें आपका R1 R2 ये वाली रखेंगे, ठीक है। अब जब दूसरे लेंस के निकालेंगे तो इसमें F2 कर देंगे फोकस दूरी को और इस लेंस की त्रिज्याएं हम लोग लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए तो आप देखिए प्रथम लेंस के लिए जो हमने पहला बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर पहले के लिए आप निकालेंगे तो उसको F जो है आपका F1 हो जाएगा, पहले लेंस की फोकस दूरी है ना। और अपवर्तनांक आपका n का मान कितना है 1.5 है, तो n-1 था तो n की जगह पर रख दिया 1.5। और R1 का मान आप यहाँ पर पहले लेंस के लिए प्लस का 20 और R2 का मान माइनस का इन्फाइनाइट ये ले लिए। अब यहाँ पर 1/1 इक्वल टू यहाँ पर इससे घटाने पर 0.5 बचेगा और यहाँ पर 1/20 बचेगा, ये कैंसिल। तो ये हो गया। यहाँ पर इसका जब पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर बटे में 200 इसका हो जाएगा, मतलब 20 है तो ये 200 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1/40 और यहाँ पर F1 का मान आपका 40 आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो ये पहले लेंस की फोकस दूरी है। इसी प्रकार से दूसरे लेंस के लिए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं द्वितीयक लेंस लिख के यहाँ पर 1/F2 करके यहाँ पर n-1 ऐसे ही रहेगा। R1 R2 का मान यहाँ पर चेंजेस होगा जो कि मैंने बताया आपको, है ना। शुरू में आप जाकर पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। ये रखेंगे और यहाँ से आपका 1/20 यहाँ पर इसका बचेगा क्योंकि ये माइनस इस माइनस की जगह पर यहाँ पर इसको प्लस कर देगा, ठीक है। 1/∞ आपका 0 हो जाएगा। तो 1/20 ये बचा, यहाँ से घटाने पर 0.5 ये बचा। इसी का हालत उसी टाइप से यहाँ पर ऐसे हो गया 1/40 और 1/F2 1/40, तो यहाँ पर F2 का मान आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपकी कितनी आई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने कह रहा है, इसमें कह रहा अच्छा नंबर, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईबी है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व। तो यहाँ पर आपको देखिए डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का चा, है ना, ऐसे ही यहाँ पर डालेंगे। अब इसमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो समझिए। देखिए इसमें आपका दिया गया हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि आपको मैंने दिखाया अभी, ये आपके पास दी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया है, 2 वैल्यू दी गई हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो ज्ञात करना है J=, तो ये देखिए कैसे आएगा। E बराबर आपके पास ये दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा nवीं कक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर n² है तो किसके लिए होगा nवीं कक्षा के लिए, ये चीज दी गई है। अब इसके बाद भाई साहब E= चल रहा था, E का मान आपके पास पहले से दिया गया है तो E की जगह पर इसको रख देंगे और इन दोनों का करा देंगे बराबरी। दोनों नेगेटिव है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। 3.4 इधर चल रहा था और इधर है 13.6, है ना। तो अगर दोनों का दशमलव हटाएंगे एक पॉइंट के बाद लगा तो इधर का 34 बन गया, इधर का 136 बन गया। बटे में क्या है n² है। n का मान आप आराम से निकाल सकते, कैसे, n² को इधर ले आएंगे और 34 को 136 के बटे में करा देंगे तो 136 बटे 34 हो जाएगा। जब तो आप भाग कराएंगे तो 4 बार में कट जाता है, तो n² बराबर कितना बचा 4 बच गया और n का मान यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको 2 मतलब प्लस माइनस का आएगा, लेकिन प्लस वाली वैल्यू को ले लेना है। तो ऊर्जा स्तर जो आ गए वो 2 आ गए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बताया गया था nV जो है कक्षा वो क्या है ऊर्जा स्तर को व्यक्त कर रही है। तो आपको यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए क्या करना है अगला स्टेप। अब आपको कोणीय संवेग भी यहाँ पर देखिए ज्ञात करना। कक्षा हमने निकाला, 2 ऊर्जा स्तर आप इसमें जो है आप निकाले अभी तक। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बोर के अनुसार, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग जो कि J= यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है NH/2π, ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब यही आपका यहाँ पर लगेगा। तो NH/2π होता है। अब J= n का मान आपके पास 2 ऊर्जा स्तर हमने निकाला अभी जस्ट, ठीक है। H आपका क्या है प्लांक नियतांक है, जिसका मान आपको पीछे पेपर साइड दिया रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पेपर में पीछे साइड रहेगा। ये तो इंग्लिश में है, हिंदी से जहाँ समाप्त होगा तो उसमें आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नियतांक दिए हैं, जैसे यहाँ पर प्लांक नियतांक H, इसका मान दिया गया ना ये। तो बस इसी मान को यहाँ पर हमने क्या किया रख दिया, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में दिया रहेगा ये H का मान है, ठीक है, इसको रख दिए। और यहाँ पर 2 और पाई का मान 22/7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर J= देखिए क्या बन रहा है, J= आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 जो है ये ऊपर जाएगा, तो 7 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए 7 ऊपर गया तो 7 गुणे ये हो गया 6.6 जो है 66 बन गया, क्योंकि ये 34 था माइनस का, तो इसको हमने माइनस का 35 कर दिया, इसलिए 66 बन गया। तो 7 गुणे 66 और ये बटे का 22 है, तो 22 66 बन गया, है ना। तो 7 × 21 बना, 21 गुणे यहाँ पर 10⁻⁻³ 35 35 हो गया। तो यहाँ से J= 21 को हम अगर 2.5
हम 1 करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस का 35 है ये माइनस का 34 हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आप निकल आई है आपकी जो है कोणीय संवेग, और यही आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही पूरा पैटर्न सेम टू सेम पेपर को सॉल्व करते हुए आपको जाना है। ठीक है, अब आइए खंड सा को देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष को लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर डाल दीजिए आप लोग खंड सा और प्रश्नोत्तर संख्या 3 का रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखिएगा इसमें क्या उन्होंने बताया था, तो आपने क्लास 9th में तो इसको पढ़ा था अच्छी तरीके से। इसमें पहला उन्होंने जो निष्कर्ष दिया यहाँ पर देखिए, लिखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष निम्न है। जिसमें पहला निष्कर्ष उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, और इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। मतलब इसमें देखिए ये अल्फा कण है, ग्रीन जो दिख रहा है, ये लाइन देखिए जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में यहाँ पर जो है पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर नाभिक है, क्योंकि यहाँ से जो कण गया वो इसी मार्ग में एक बार वापस, देखिए यहाँ पर ये एरो इधर जा रहा है और यहाँ पर जब टकराया तो पुनः से वापस हो गया। एक इधर के जो अल्फा कण है साइड के ये निकल गए, पार हो गए। इधर के अल्फा कण थोड़ा सा और नीचे आए तो ये गए और कुछ दूरी के बाद पुनः से लौट गए, है ना, दूसरे मार्ग में। लेकिन जो बीच वाला है ये उसी सीधी रेखा में गया और पुनः से वापस हो गया। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि बीच में कोई ऐसा ठोस जो है पदार्थ या ठोस पार्ट है जो कि नाभिक है, मतलब इसमें जो मतलब अल्फा कण है वो पार नहीं कर पाए। तो इन्होंने पहले में तो ये बताया, इसके बाद क्या बोला उन्होंने, देखिए अगला निष्कर्ष उन्होंने दिया देखिए कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः कुछ अल्फा कण छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं, जो कि बीच में मैं बता चुका हूँ आपको, चित्र में देख सकते हैं। दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके, उसमें बीच में कोई प्लस पार्ट है जिससे कि वो विक्षेपित हुए थे। तीसरा उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण अपनी ही दिशा में वापस लौट जाते हैं, और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में स्थित होता है, छोटे से पार्ट में, ठीक है ना, जिसे बाद में नाभिक का नाम दिया गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, इधर का भी थ्योरी है ना, यहाँ पर न्यूमेरिकल है ऐसे क्वेश्चन। तो इन सभी का मैं सोल्यूशन आपको जल्द ही कराऊंगा, ठीक है। यानी कि ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे कॉपी को आपको पूरा करके आना, ठीक है। इधर के देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से काफी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर का 3 नंबर का पूरा थ्योरी है। मतलब इसमें आपको कह रहा कि क्या है ट्रांसफार्मर, इसकी संरचना बनाइए, जिसमें 2 प्रकार आपके आते हैं, ठीक है ना, अपचाई ऊंचाई, दोनों को आपको इसमें बताना है। ये सारे क्वेश्चन खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी से भी बन रहे हैं। एक आपका इस बार क्वेश्चन फ्रेंज की चौड़ाई का व्यंजक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका पूरा सोल्यूशन लेके आऊंगा। कंटेंट पूरा तैयार है, बस क्या करना है, आपको मैं लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से मैं आपको कंटेंट लगातार दूंगा। आप अच्छे से सपोर्ट करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, बस एकदम मतलब मजेदार तरीके से तैयारी आपकी होगी। और अभी आपकी केमिस्ट्री बाकी, केमिस्ट्री में भी हम लोग एकदम धुआं करेंगे। हाइगन्स का सिद्धांत, यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या आ गई, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इधर के सारे क्वेश्चन फोटोडायोड ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका कुछ प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए नाभिकीय विखंडन, संलयन, ये सब 5-5 नंबर में आते हैं। तो यहाँ से पेपर आपका हिंदी का समाप्त हो जाता है। बाकी इधर आपका इंग्लिश वाला पेपर रहेगा, वही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतना पेपर आएगा। और ऐसे जो कि मैंने बताया, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे नंबर लाइए, आपको लाइए, मतलब चाहिए अगर, तो थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी आवाज़ में क्या है ना, लगातार आपको कई दिनों से मैं काफ़ी सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मतलब आवाज़ जो है इधर उधर जा रही है, उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना, इतना तो जानते हैं कि यार मेहनत कितना ज़्यादा आपके लिए कर रहा हूं। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।